नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु में सियासी हलचल हुई तेज। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना पीएमके। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कुछ लोगों को लिया गया हिरासत में। लग्जमबर्ग के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग को बताया भारत का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार। फिनटेक, स्पेस और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। वेनेजुएला की सत्ता से मादुरो को हटाए जाने के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। वेनेजुएला अमेरिका को सौंपेगा 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल। और मलेशिया ओपन में भारत के आयुष शेट्टी ने किया उलटफेर। पहले दौर में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जीजिया को हराया। लक्ष्य सेन भी पहुंचे दूसरे दौर में। और इस वक्त आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जी हां, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज देखने को मिल रही है। पीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा के बाद से सत्ता में बैठी जो डीएमके है उसकी बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह ही पीएमके नेता अंबुमणि ने पलानीस्वामी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद अंबुमणि ने गठबंधन की ये बड़ी बात कही है। नए समीकरण के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक तपिश जो है बढ़ गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब लगभग 2 महीने का समय बाकी है। और ऐसे में तमिलनाडु में इस नए समीकरण के बाद राजनीतिक तपिश और ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के बाद गठबंधन की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। पीएम के नेता अंबुमणि ने पलानीस्वामी से मुलाकात की है और इसी के बाद गठबंधन की पुष्टि हुई है। एनडीए गठबंधन से और भी दलों के जुड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। We had met the leader of the AIADMK, Mr. Edappadi Palaniswamy, and confirmed the alliance of Paatali Makkal Katchi, PMK, with the ADMK-led front for the Tamil Nadu Assembly elections. And we will contest this election under the leadership of the ADMK in Tamil Nadu, and we definitely will come to power without a doubt, because people of Tamil Nadu are very angry with the ruling party, the DMK. तो आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता अक्षया हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षया, पीएम के नेता अंबुमणि और रामदास और के पलानीस्वामी के बीच ये जो बैठक हुई, इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे थे और अब ये जो है हलचल और ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है ये एक नया परिवर्तन लाता हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के चुनाव 2026 अप्रैल या मई में होने वाले हैं और यहाँ पे एआईएडीएमके एनडीए की अलायंस बिल्कुल पक्की थी। पर अब हमें खबर मिला है कि पाटाली मक्कल कच्ची जो है अंबुमणि रामदास की पीएम के
वो भी अभी एआईएडीएमके के साथ जुड़ रही है, माने कि एनडीए अलायंस में वो भी जुड़ रहे हैं। और पीएम के पिछले बार 2021 स्टेट असेंबली इलेक्शंस और 2019 लोकसभा इलेक्शन में भी एआईएडीएमके के साथ दिया था। पर इस बार ये है कि ये पीएम के जो है वन ईयर कम्युनिटी बोल के एक कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी इन तमिलनाडु, इसमें ही हम स्प्लिट देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाटाली माचुरी कच्छी की प्रेसिडेंट या फाउंडर डॉक्टर एस रामदास और अंजुमन रामदास के बीच बहुत सारे झगड़ा हुआ है पिछले एक साल में, और वो पार्टी में भी रिफ्ट हो रही है। और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि पाटाली मक्कल कच्ची की अंजुमनी रामदास जो है, उन्होंने आके एआईएडीएम के चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एडपाडी के पलनीस्वामी के साथ बातचीत किया था, और दोनों लीडर्स ने एक साथ बन के ये अनाउंस भी किया है कि इस बार 2026 के चुनाव में दोनों एक साथ डीएमके के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है यहाँ से। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वन ईयर कम्युनिटी का जो वोट है तमिलनाडु में, वो भी एक इम्पोर्टेंट परसेंटेज है, और इस गठबंधन बहुत ही बड़ा मान्य हो गया एनडीए अलायंस के लिए। बिल्कुल, और इस गठबंधन ने कहीं ना कहीं डीएमके की जो बेचैनी है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। अभी ये भी उम्मीद की जा रही है कि अभी एनडीए के इस गठबंधन में और भी दल शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, इडपाडी के पलनीस्वामी जब मीडिया को मीट कर रहे थे ये मीटिंग के बाद, उस टाइम में उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि इंडिया अलायंस में कई और पॉलिटिकल पार्टीज आके जोड़ने वाले हैं, और आने वाले दिनों में ये तमिलनाडु की बैटल ग्राउंड जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होगा। और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत भी हो रही है एआईएडीएम के बीजेपी पार्टी से। तो देखना पड़ेगा कि डीएमके को ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगा। पर इस टाइम को हमें पता है कि डीएमके के खिलाफ कई सारे इश्यूज हो रहा है, जैसे कि त्रिपुरम कुंड्रम के इशू जो कल भी हमने बात किया था, जैसे कई सारे इश्यूज हो रहा है डीएमके गवर्नमेंट के खिलाफ अभी। तो ऐसे अलायंस जो आ रही है अभी एआईएडीएम के इंडिया अलायंस में, उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर सिचुएशन ऑपोजिशन पार्टीज में अब जुड़ रहे हैं। ऐसे में डीएमके के सामने अगर हम चुनौतियों की बात करें तो कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आप डीएमके के सामने खड़ी हो रही हैं? कई सारे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में डीएमके ने क्या किया है, वही है सबसे बड़ा सवाल यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। और एक बात है कि हिंदू कम्युनिटी सनातन धर्म के खिलाफ कई सारे सिनेरियोज हमने डीएमके मिनिस्टर्स और डीएमके के लीडर्स बोलते हुए देखे हैं। सिमिलरली यहाँ के जो ओल्ड पेंशन स्कीम या अभी अभी आने वाली एजुकेशन स्कीम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके खिलाफ डीएमके एक स्टैंड लिया था। तो इसके खिलाफ भी कई सारे लोग हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिससैटिस्फैक्शन है। और अभी हम पाटाली मक्कल कच्ची के बारे में देख ले तो उन्होंने 2021 चुनाव के बाद ये बोला था कि 20% रिजर्वेशन वन ईयर कम्युनिटीज के लिए चाहिए। पर जब 2021 वो एआईएडीएम के सरकार आने के पहले, जाने के पहले, उन्होंने एक परसेंटेज 10.5% वन ईयर कम्युनिटी के लिए सेट असाइड करके एक नोटिफिकेशन भी दिया था। बट 2021 में जब डीएमके आया था, उन्होंने वो नोटिफिकेशन को सेट असाइड किया था, एक बॉडी को सेटअप करके उसके बारे में डिसाइड करने के लिए टाइम दिया था। पर पिछले 4 साल में कोई भी मूव उसमें नहीं हुआ है वो रिजर्वेशन के बारे में। तो इसी वजह से वन ईयर कम्युनिटी के कई सारे मेंबर्स में हम देखे हैं कि वो नाराज है डीएमके के ऊपर, और इसीलिए ये पीएमके एआईएडीएमके के साथ जोड़ने में जो डिसीजन लिया है, उसके लिए कई सारे वन ईयर कम्युनिटी के लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करने वाले हैं। वही है हमें ग्राउंड से मिलने वाला खबर। ऐसे में जी जो बदलते समीकरण हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ग्राउंड पर जो कुछ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके द्वारा किए जा रहे काम हैं, कहीं ना कहीं उसकी सफलता भी इसमें इन बदलते समीकरणों का में श्रेय देती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे स्कीम्स जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है और जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके लिए कई सारे बेनिफिशियरीज हैं, और उसकी वजह से सपोर्ट सिस्टम भी है यहाँ के लोगों से बीजेपी की तरफ। अगर आपने देखा कि अमित शाह जी भी यहाँ पे आए थे, यूनियन होम मिनिस्टर, उस टाइम पे भी हमने देखा कि कई सारे लोग वो पदयात्रा के कंक्लूजन के टाइम पे आए थे, और अमित शाह जी की जो स्पीच थे उसके लिए भी
कई सारे सपोर्ट सिस्टम्स थे और यहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं एआईएडीएमके के और बीजेपी के, वो भी बोल रहे हैं कि सिचुएशंस चेंज हो रहा है और नाराजगी बढ़ रही है डीएमके गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हमें देखने वाला है कि आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है। पर अभी की खबर है कि पाटाली मक्कल कच्ची और एआईएडीएमके और एनडीए अलायंस पक्की है, स्ट्रांग है और आगे वाले दिनों में किसने और पॉलिटिकल पार्टीज आके इस महागठबंधन में जोड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस महागठबंधन में और कौन कौन से दल जो है वो जुड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षया, ये तमाम अपडेट्स जो है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बता दें, खबर दिल्ली से है। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन की बात है। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को हटाने के लिए एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद के पास बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर के अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इलाके में इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में 4-5 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई। वहीं पुलिस ने हालात नियंत्रण करने के लिए हल्के बल के साथ आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि एमसीडी की टीम पहुंचने से पहले ही वहां पर लगभग 100-150 लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने बताया कि यह जमीन एमसीडी की है और प्रस्तावित विध्वंस के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल की तैनाती की मांग की थी। हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। तो संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ था। मोहित, हम सुबह से लगातार अपडेट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात नजर आ रही है। बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा और साथ ही तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, यहां पर दिल्ली पुलिस से साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही मैं आपको बताऊं कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की यहां पर तैनाती की गई है। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा दूं, यहां पर पुलिस का अच्छा खासा आपको जाब्ता नजर आ रहा है। ये जो नीली वर्दी में आप जवान देख रहे हैं, आरएफ के यहां पर जवानों की तैनाती की गई है और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर वज्र वाहन की भी तैनाती की गई है। इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। दूरदर्शन ग्राउंड जीरो पर उस जगह से मौजूद है, उस गली में मौजूद है। मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी और आपको मैं बताऊं, अगर आप देखिए यहां पर गाड़ियां अभी भी ये जो बाइकें हैं, स्कूटी हैं, अभी भी यहां पर जमीन पर गिरी हुई है। आप समझिए कि किस तरीके से यहां पर देर रात कार्रवाई के बाद अतिक्रमण जो हुआ उसके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो फिर बिलबिलाहट में यहां पर पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी के बाद यहां पर पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जवाबी कार्रवाई में 5 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हुई है। कुछ पुलिस वाले चोटिल हुए हैं जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है पूरी तरीके से। और मैं आपको बताऊं, यहां पर चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात करें, रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, सीआरपीएफ की जवानों की बात करें, ऐसे तमाम जाब्तों की तैनाती की गई है। बाहर एमसीडी का बुलडोजर देर रात गरजा है, उसके बाद अब जेसीबी से मलबा को हटाने का काम किया जा रहा है। आप समझिए कि 70 से ज्यादा यहां पर डंपर मंगाए गए, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की देर रात तैनाती की गई। उसके अलावा यहां पर 30 से 32
आपको जेसीबी यहाँ लगाई रोकना गई और चाहूंगी। निधि 38,940 वर्ग मीटर के इलाके को सेंट्रल खाली कराया गया। डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे निधि विल्सन साहब कि अभी ताजा स्थिति जो है वो क्या है और किस तरह से जो है अभी तक स्थिति को संभाला गया है। अभी सेंट्रल दिल्ली में और ऑल दिल्ली में सिचुएशन शांतिपूर्ण है। रात को डेमोलिशन करने के लिए एमसीडी और पुलिस जब पहुंचे थे तो वहां पे 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुआ था। उनसे हमने पुलिस वालों ने बात की तो बहुत सारे लोग वहां से चले गए। फिर 15, 20, 30 लोग वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया। उन्होंने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने के बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने के बाद वो लोगों को वहां से भगा दिए गए। उसके बाद 1 बजे से डेमोलिशन ठीक ठाक हो गया। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई है जो अराजक तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी की? यस, हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। अच्छा, कितनी एफआईआर हुई है? एक ही एफआईआर हुआ है। अच्छा, अभी जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं ऐसे में उनकी स्थिति क्या है सर? वो आउट ऑफ डेंजर है। वो लोगों को डिस्चार्ज किया है। उनको माइनर इंजरीज है। एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ और कार्रवाई कर दी बाकी है या डिमोलिशन का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर? एमसीडी के स्टाफ अभी भी है वहाँ पे। एमसीडी के स्टाफ वहाँ के जो मलबा है उसको निकाल रहे हैं। ओके, उनके बाद उनको जो लीगली जो कार्रवाई कर रहे हैं वो करेंगे और पुलिस उनको सपोर्ट करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित के पास चलते हैं। मोहित, आपने सुना डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट निधिन वाल्सन को जो कि बता रहे थे साफ तौर पर कि किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई जो है अंजाम दी गई और किस तरह से जो है अब स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बलसन साहब अभी सुबह यही मौजूद थे जब मैं ग्राउंड जीरो पर बाहर मौजूद था। इस समय मेरी मौजूदगी अंदर उस गली में है जहां पर पत्थरबाजी देर रात हुई है। बलसन साहब बाहर हज मंजिल के पास मौजूद थे। वहां उस वक्त वो स्थिति का जायजा ले रहे थे। सारे जो दूसरे तमाम मातहत हैं उनसे भी उन्होंने जानकारी मालूमात हासिल की है। अब आप एक बात समझिए कि इस पूरे इलाके में सबसे पहली बात यह है कि जिसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं और ये बहुत जरूरी भी है, मस्जिद को कहीं भी किसी तरीके से ना कोई उसको क्षतिग्रस्त किया गया है, ना ही उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई हुई है, ना ही उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है और ना ही कभी कोई ऐसी चेष्टा हुई है और ना ही कभी ऐसी कोई मंशा रही है। एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई अफवाहें उड़ाई गई हैं कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कुछ व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, कुछ जगहों पर या फिर जो लोकल जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है उसके तहत लोगों में, इलाके के आसपास के लोगों में ये जानकारी दी गई, ये भ्रम फैलाया गया कि मस्जिद के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि दूरदर्शन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस बात की तस्दीक कर रहा है। मैं खुद वहां पर मौजूद हूं। इलाके में किसी भी तरीके से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और मस्जिद को ना कभी छेड़ा जाने का कोई इरादा है। ये जो कार्रवाई हुई है वो उस अतिक्रमण हुई है, वो 3 डिस्पेंसरियां, वो अवैध दुकानें, वो बारात घर, जिस पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के बाद एमसीडी अपना आदेश जारी करती है और उस पे ये कार्रवाई होती है। तो आप समझिए कि ये कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आनन फानन में ये कार्रवाई कर दी गई है। तो जो आसपास का अतिक्रमण है, जो दीवार थी और जो आसपास का बारात घर है, दुकानें हैं, उसको तोड़ा गया है। मानी कि जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जो पत्थरबाज हैं उन पर कार्रवाई हुई है। और मैं आपको बताऊं कि इलाके के आसपास धारा 164 भी लागू है यहां पर और इसके साथ ही इस पूरे इलाके को, दुकानों को बंद कर दिया गया है और एहतियातन ये जरूरी भी है। अभी भी यहां पर आसपास कुछ जगहों पर जो देर रात पत्थरबाजी हुई थी वो पत्थर पड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कुछ और लोगों से जानकारी हासिल की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बॉडी कैमरे होते हैं जो दिल्ली पुलिस के जवानों ने उस समय पहन रखे थे उसके माध्यम से भी, तस्वीरों के माध्यम से शिनाख्त की जा
रही है, इलाके के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में कौन कौन शामिल था और ये पुख्ता है, ये तय है कि इस पर कार्रवाई ऐसी होगी, इतनी कड़ी और बड़ी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी और कम से कम हालात वैसे ना हो जैसे दिल्ली में कभी एक समय में आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हुए थे। तो इस चीजों को देखते हुए, समझते हुए इलाके में तमाम जगहों पर पुलिस की तैनाती है और एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। मोहित, ये तो एक तरह से ये भी कहेंगे जैसे कि जो अतिक्रमणकारी हैं ये उनकी चोरी और सीनाजोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपने अतिक्रमण किया होता है आपको पता होता है कि आपने गलत और अवैध कब्जा किया हुआ है और ऐसे में एमसीडी ने नोटिस भी दिया होगा। नोटिस की जब अवहेलना हुई होगी तब वो कोर्ट तक पहुंची होगी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी होगी और जब उसके बाद ये फैसला आया। तो जब एमसीडी ने नोटिस दिया उसी के बाद अपना कुछ ना कुछ दूसरा जो है ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए था। ऐसे में कोर्ट का आदेश आने के बाद जब कार्रवाई होती है उस पर हो हल्ला करना ये बड़ा हास्यास्पद हास्यास्पद भी है, गलत भी है। और आप समझिए कि ये लोग विधान, संविधान या फिर कोर्ट कानूनों को, नियमों को अगर मानते ही होते तो ये अतिक्रमण किया ही क्यों जाता। ये अतिक्रमण तमाम तरीके के संरक्षण में चीजें चलती रही, अतिक्रमण और आज का नहीं है, ये कई सालों से ये अतिक्रमण ऐसे ही चलता रहे। और आप समझिए कि खजूरी खास की बात हो, सीलमपुर की बात हो, मुस्तफाबाद की बात हो, करावल नगर की बात हो, तमाम जगहों पर जहां भी आप ऐसे जाएंगे, ओखला का आप जो आउटर का इलाका है, आप देखिए आपको इसी तरीके से अतिक्रमण आपको मिलेगा। और आप देखिए, मैं अक्सर दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, खुद मैंने कई बार सीएम को, मनजिंदर सिंह सिरसा को ये कहते हुए सुना है कि 10 साल का ये जो दंश है ये एक दिन में दूर नहीं होगा। 10 साल अगर सही से कार्रवाई की गई होती, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में ये कार्रवाई हुई होती, एमसीडी ने अपने समय में कार्रवाई की होती और अवैध कब्जों को डिमोलिशन ड्राइव चलाकर इनको अगर खत्म कराया गया होता, खाली कराया गया होता, तो आज ये तस्वीरें नहीं होती। तो ये बहुत पुराना दंश है, अब उसको धीरे 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 करके दूर किया जा रहा है। दिल्ली को उसके पुराने मूर्त रूप में लाया जा रहा है और जहां कहीं भी अतिक्रमण है वहां पर एमसीडी का बुलडोजर है, जहां पर बुलडोजर है तो वहां पर रिटेलिएशन भी हो रहा है, जवाबी उसके कार्रवाई भी हो रही है। तो आप समझिए कि मौसम है बहुत ठंडा और पुलिस का पड़ रहा है डंडा और इस डंडे के चलते आप जो अतिक्रमणकारी हैं उनको हिदायत दे दी गई है, आप अपने घरों में रहें, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, शांति व्यवस्था को आप बाधित करेंगे, तो उसके लिए फिर दिल्ली पुलिस तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार है। चलिए, बहुत धन्यवाद मोहित, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो खबरों के सफर को जारी रखेंगे। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें आज 130वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अगर कोई 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहता है तो ऐसे में बिल के अनुसार उसे पद से हटाने का प्रावधान है। बिल को सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाले जेपीसी को विचार के लिए भेजा गया है। बैठक में लॉ कमीशन के चेयरमैन और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने सुझाव जेपीसी के समक्ष रखेंगे। We have invited the Law Commission of India, the National Law University Delhi and Nalsar Hyderabad, and the office bearers, the vice chancellors would come and would be submitting their opinion about the bills before the committee.
और खबर कोलकाता से आ रही है। जी हां, कोलकाता में अपर प्राइमरी शिक्षक पद के लिए उम्मीदवारों ने नबान अभियान का ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि 2015 में अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उम्मीदवारों का कहना है कि 2014 में 14,339 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 8,000 पदों पर ही नियुक्ति हुई है। बाकी बचे 6,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने फिर से सड़क पे उतरने का ऐलान किया है। तो कोलकाता में अपर प्राइमरी शिक्षक पद के लिए उम्मीदवारों ने नबान अभियान का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2015 में अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इन आरोपों के चलते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। अब इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर भी वही आरोप लगे। उम्मीदवारों का यह कहना है कि 2014 में 14,339 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 8,000 पदों पर ही नियुक्ति हुई है। बाकी बचे हुए 6,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। तो प्राइमरी शिक्षक पद के उम्मीदवार ये प्रदर्शन करेंगे। नबान अभियान का ये ऐलान हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो है नबान अभियान क्या है, किस तरह से एक बार घोटाला, एक बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो रद्द किया गया, उसके बाद दोबारा जो है फिर परीक्षा और उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप? देखिए, शिक्षक नियोजन के मामले में चाहे वो अपर प्राइमरी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो एसएससी हो, हर स्तर में घोटाले का आरोप है। जितने भी स्तर यहाँ पे बंगाल के जो टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और ये आज जो नवान्य अभियान जो कर रहे हैं वो अपर प्राइमरी के टीचर्स हैं। वो क्लास 6 से 6ठी कक्षा से 8वीं श्रेणी तक जो टीचर्स लगते हैं उनके लिए पर वो उम्मीदवार थे। और उनका कहना है कि 2024 साल में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद 2015 साल में एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद 2015 में जब एग्जाम हुआ तब जब रिजल्ट उसका आउट हुआ तो उसमें काफी सारे घोटाले के मामले आए। तो उस मेरिट लिस्ट को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर एक जाके इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, लेकिन उसमें भी उन लोगों का कहना है कि सही तरीके से उसमें नियोग नहीं हुआ, उसमें भी घोटाला का आरोप उनका है। तो अब उनका ये मांग है कि 14,000 से भी ज्यादा शिक्षक इस क्लास 6 से क्लास 8 तक जो अपर प्राइमरी के हैं वहां पे 14,000 से भी ज्यादा शून्य पद थे। और अब उनका कहना है कि उसमें सिर्फ 8,000 के लोग करीब एक रिक्रूटमेंट हुआ है। अभी तक 5,500 से भी ज्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना है। तो उनका ये मांग है कि असेंबली इलेक्शन आने से पहले आज उनका ये मांग है कि जो शून्य पद है, जो जिसमें भी अभी भी रिक्रूटमेंट होना बाकी है, जिसमें अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उनके नए तरीके से एक एग्जाम लिया जाए और उसमें मेरिट के हिसाब से जो उम्मीदवार है उनको नौकरी दिया जाए। उनका कहना है कि उनको नौकरी वो पहले भी नौकरी के उम्मीदवार थे और उनमें वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से उस नौकरी को पाने के हकदार थे, लेकिन उनको वंचित किया गया है। तो इसी मुद्दे को सामने लेके आज ये उनका ये रैली है। शियालदा स्टेशन में यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से ही उन लोगों का रैली होना है और कुछ ही देर में वो रैली शुरू होगा, ऐसा कहना है। ये भी बताइए कितनी देर में ये रैली शुरू होगा और ये नबान अभियान जो है, नबान का एक्चुअल मतलब क्या है? दूसरी बात ये भी बताइए कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो इनका आगे तक का क्या कुछ तैयारी है? देखिए, नबान स्टेट सेक्रेटरीट का नाम है। यहाँ का जो स्टेट सेक्रेटरीट है जहाँ मुख्यमंत्री बैठती है उसका नाम है, उस कार्यालय का नाम, उस सेक्रेटरीट का नाम है राज्य सचिवालय। उसका नाम नवान्य है और ये शियालदा स्टेशन से काफी दूर है। तो यहाँ तक से वो पैदल रैली करके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस उनको कहाँ तक जाने की परमिशन देता है वो भी देखना होगा कि आखिरकार यहाँ से रैली निकल पाती है नहीं पाती है। उनका डेपुटेशन देने का मांग है। और अभी जब हम स्क्रीन पे जो शेयर कर रहे हैं, जो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जो नोटिफिकेशन,
वो उनका अपील है पुलिस को उन्होंने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कलकत्ता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर को मांग किया है, इन्फॉर्म किया है कि आज का वो रैली है उसके बारे में। तो आगे चल के ये भी देखना होगा कि कहाँ तक पुलिस उनको परमिशन देता है, परमिशन मिलता भी है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और वो 12 बजे के करीब उन्होंने शेड्यूल टाइम 12 बजे का दिया है, तो देखते हैं कितने देर तक वो शुरू होता है। एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि जो कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप सामने निकल कर आए हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का जो आरोप है, उनका कहना है कि जो मेरिट के हिसाब से जिन्हें नौकरी पाना था, जो शिक्षक के नौकरी के उम्मीदवार है, उनका मेरिट होते हुए भी वो नौकरी वो नहीं पाए। अब घोटाला हुआ, घोटाला किस तरह का घोटाला हुआ? जो विपक्ष का कहना है कि एक एक सीट लाखों रुपए में बेचे गए, और ये सीधा आरोप टीएमसी के जो नेता है उनके खिलाफ है। और अभी जो शिक्षक नियुक्त के जो मामले चल रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को सीबीआई ने और ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दिया है। यहाँ तक कि यहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थ चट्टोपाध्याय, उनके जो क्लोज एक फ्रेंड थे, उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। और ये सारी बातों को लेकर यहाँ तक के उनके जो एमएलए हैं जीवन कृष्ण शाह, उनको भी हिरासत में लिया गया था, उनके घर से भी काफी सारे पैसे बरामद हुए थे। तो ये सारे बातें हैं, और ऐसे ही घोटालों की आरोप है कि पैसा लेकर एक एक सीट बेचा गया है, मेरिट के हिसाब से नौकरी नहीं मिला है। यही है, ये सारे जो शिक्षक के जो स्तर हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो अपर प्राइमरी हो, ये सारे जो स्ट्रिक्ट है, जो शिक्षक जो नौकरी के जो सीट है, उनमें सारे पैसे लेकर ऐसे घोटाले हुए, ऐसा आरोप है। तो बिल्कुल ममता सरकार के खिलाफ शिक्षक पद के उम्मीदवारों का यह प्रदर्शन देखने वाली बात होगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मेरिट लिस्ट रद्द हुई थी और दूसरी बार भी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है और इसी कड़ी में यह अभियान पंजाब में भी शुरू होने जा रहा है। पंजाब बीजेपी जी राम जी कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से फाजिलिका जिले से करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ फाजिलिका के गांव खियू वाली ठाप से इस अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान बीजेपी न केवल इस कानून से आने वाले बदलाव को बताएगी, बल्कि विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही तमाम भ्रांतियों का भी जवाब देगी। तो विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी का देश भर में जागरूकता अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में यह अभियान पंजाब में भी शुरू होने जा रहा है। पंजाब बीजेपी जी राम जी कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ इसकी शुरुआत करेंगे। फाजिलिका जिले से इस अभियान का आगाज होगा। फाजिलिका के गांव खियू वाली ढाब से अभियान का आगाज किया जाएगा। तो जी राम जी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान और पंजाब में इस अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। चूंकि विपक्ष तमाम भ्रांतियां फैला रहा है, उन तमाम भ्रांतियों का जवाब देने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संवाददाता गुरमीत सिंह जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, जी राम जी कानून को लेकर जिस तरह की विपक्ष भ्रांतियां लगातार फैलाता रहा है, उसी के बारे में लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, इस कानून के क्या कुछ फायदे हैं, ये बताने के लिए आज से ये अभियान शुरुआत हो रही है पंजाब में भी। ये अभियान जो है ये पंजाब के फाजिलका जिले से शुरू हो रहा है और फाजिलका बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट है। पंजाब का तकरीबन 550 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका है और कई जिले हैं, फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर। इनमें जो बॉर्डर एरियाज हैं वो माने जाते हैं पिछड़े हुए। विकास की गति जो है, जिस रफ्तार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें ये गांव कहीं ना कहीं पिछड़े हुए माने जाते हैं इन बॉर्डर एरियाज के। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के द्वारा आज ये जागरूकता मुहिम शुरू की जा रही है और ये तकरीबन 6-7 दिन बाद 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था वीवी जी राम जी कानून के ऊपर, उनके खिलाफ लाया गया था, इस कानून के खिलाफ। और इसके
5-7 दिन बाद बीजेपी ये आंदोलन, ये जागरूकता मुहिम इसलिए शुरू कर रही है कि चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में लोगों को ये समझाना जरूरी है कि इस कानून के प्रोज क्या हैं, इस कानून के बारे में भ्रम पंजाब में कैसे फैलाया जा रहा है। दरअसल जिस दिन विधानसभा में बहस हुई थी इस पूरे कानून को लेकर, उस दिन कई तरह की भ्रांतियां जो है भाजपा का आरोप है कि फैलाने की कोशिश की गई और इसकी शुरुआत उससे पहले ही हो गई थी। भाजपा का यह आरोप है कि पंजाब में इस साल 26 जो है ऑन एन एवरेज आम आदमी को मनरेगा की दिहाड़ी दी गई। यदि 26 दिहाड़ी दी गई तो इसको बढ़ाने की बात होनी चाहिए। अब ये कानून, जो नया कानून है, इसे 125 दिन दिहाड़ी देने की बात की जा रही है। अगर 125 दिन का काम मिल रहा है तो उसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसे क्या समस्या है। और ऑन एन एवरेज देखिए, जो बीजेपी कह रही है कि पिछले 3 साल में 36 से 37 दिहाड़ी मिली है एक आम आदमी को, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे लेकर डिस्कशन हो सकता है। मगर 100 से 125 दिन की जो दिहाड़ी है वो बढ़ाने को लेकर जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो कैसे विरोध कर सकती है, इसे लेकर बीजेपी जो जनता है उसे बताने की कोशिश करेगी। पॉइंट नंबर 2 जो बीजेपी खासतौर पर उठा रही है वो है कि बेरोजगारी भत्ता। आमतौर पर क्या होता है कि डिमांड ड्रिवन जो है, मनरेगा में रोजगार दिया जाता था। एक व्यक्ति जो पहुंचेगा आपके पास और वो काम मांगेगा तो उसके बाद वो काम जनरेट किया जाएगा और यदि 15 दिन तक रोजगार नहीं दिया जाता तो उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है कि पिछले 3 साल में जब से आप पंजाब को रूल कर रहे हैं तब से कितने लोगों को, कितने गरीब लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। इसके साथ ही एक सवाल उठाया गया है कि 3000 से ज्यादा केसेस जो है ऑडिट में ही निकलकर सामने आए हैं भ्रष्टाचार के, उन केसेस के मामले में कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। और इसके साथ ही जो भाजपा का ये भी कहना है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का मनरेगा में काम करने का प्रतिशत कम रहा है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी और वीबीजी रामजी कानून के तहत एआई, बायोमेट्रिक और जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स है उनको यूज करते हुए, जीपीएस को इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि कागजी तौर पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो व्यक्ति वहां पर ग्राउंड लेवल पर मौजूद हो। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी विधानसभा सेशन जिस दिन पंजाब में बुलाया गया था उसका विरोध किया था कि कानून व्यवस्था के ऊपर विधानसभा सेशन स्पेशल हो सकता है, मगर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो एक स्टेज मैनेज शो लग रहा है। इसके साथ ही से पीआर स्टंट भी कहा था प्रताप सिंह बाजवा, जो कि पंजाब में विरोधी पक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। अब इसमें 3-4 चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट बीजेपी आम आदमी को समझाने की कोशिश करेगी। एक डिमांड ड्रिवन, जो मनरेगा में जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूं, डिमांड ड्रिवन वर्सेस नॉर्मेटिव एलोकेशन, इसको लेकर बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले यदि 100 आदमी रोजगार मांगते थे तो 100 आदमियों को रोजगार मिलता था, मगर आम आदमी पार्टी सरकार, उनके कार्यकर्ता, बीजेपी का आरोप है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो काम नहीं मिलेगा। तो जो नॉर्मेटिव एलोकेशन है, वो नॉर्मेटिव एलोकेशन जो भी प्रपोजल ग्राउंड लेवल से जाएगा सिर्फ उसके आधार पर ही बनाया जाएगा। तो यही एक आम आदमी को समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट जो अब तक मनरेगा में की जाती रही है, वो 75-25 का रेशो है जो सेंटर और स्टेट देता रहा है। वेजेस पूरी तरह से सेंटर बियर करता था, मगर जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी 75-25 के रेशो में होती थी, मगर अब वो 60-40 का रेशो है। यदि राज्य सरकार ये मानती है कि गरीब आदमी को, और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जो स्पेशल सेशन था विधानसभा का, उसमें दलित वर्ग की बात की थी, गरीबों की बात की थी, गरीबों को दलित से जोड़ने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर बीजेपी ये समझाने की कोशिश करेगी कि यदि राज्य सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए इतना अधिक सोच रही है तो रोजगार को बढ़ाने के लिए, उसके दिन बढ़ाने के लिए क्यों वो साथ नहीं दे रही है, क्यों वो सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके साथ ही जो पूरे साल जो रोजगार मिलता था मनरेगा में, उसको लेकर एक भ्रांति ये है कि कुछ दिन, लगभग 2 महीने की विंडो होगी जिसमें रोजगार नहीं मिलेगा। इसे भी टेक्निकली समझाने की कोशिश पंजाब भाजपा की लीडरशिप करेगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। ये बहुत विस्तार से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को कि क्यों महत्वपूर्ण है वीबीजी रामजी और किसे लेकर क्या कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। डेली न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की और इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से अधिक परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा प्रगति पहल ने ही साबित कर दिया है कि निगरानी और निर्णय अगर शीर्ष स्तर पर हो तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी समय पर पूरी हो सकती हैं। और तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में बन रहा एम्स बीबी नगर इसका बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा के बाद प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए एम्स बीबी नगर का निर्माण ने न सिर्फ रफ्तार पकड़ी है बल्कि पानी और बिजली जैसी बुनियादी बाधाएं भी दूर हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समन्वय और निगरानी की अनोखी पहल प्रगति यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब नीति, निगरानी और निर्णय एक साथ चलते हैं तो बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी समय पर जमीन पर उतरती हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में बन रहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये परियोजना 7 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी और अब तक 86% से ज्यादा काम पूरा होने के साथ ही ये संस्थान 30 जून 2026 तक अपने उद्घाटन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआती चरण में परियोजना की रफ्तार धीमी थी, लेकिन 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की समीक्षा के बाद परियोजना की निगरानी न केवल तेज हुई बल्कि निर्णय प्रक्रिया भी स्पष्ट और समयबद्ध बनी। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2023 तक जहां परियोजना की प्रगति मात्र 29% थी, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक बढ़कर 57% हो गई और आज ये अपने अंतिम चरण में है। एम्स बीबी नगर प्रोजेक्ट 2022 जुलाई में शुरू हुआ और करीब 85% समाप्त हो चुका है और हमारी आशा है कि इस साल में ये पूरा कार्यान्वित हो जाएगा। प्रगति समीक्षा के दौरान 2 बड़ी बाधाएं भी सामने आई, जल और बिजली की उपलब्धता। एम्स बीबी नगर को हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड से 1243 KLD जल आपूर्ति का मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के बाद इस पर लगातार निगरानी रखी गई और 27 मई 2025 को ये मुद्दा पूरी तरह सुलझा लिया गया। इसके तहत तेलंगाना सरकार द्वारा 6 करोड़ 95 लाख रुपए जारी किए गए, जिससे अस्पताल की पूर्ण जल आवश्यकता सुनिश्चित हो सकी। इसी तरह प्रगति समीक्षा में प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद तेलंगाना साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 21 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी कर 27 मई 2025 को एम्स बीबी नगर में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इन दोनों मुद्दों पर समय रहते समाधान इस बात का प्रमाण है
कि प्रगति केवल समीक्षा का मंच नहीं बल्कि परिणाम देने वाला शासन मॉडल है, जहां बाधाएं हटती हैं और परियोजनाएं गति पकड़ती हैं। बीबी नगर में हेल्थ हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा, गरीब लोगों के से बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर। The people of Telangana, Chhattisgarh, Orissa, as well as the Andhra Pradesh are having most useful by this hospital. कुल मिलाकर प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावी निगरानी, समन्वय और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है एम्स बीबी नगर। अब ये संस्थान न केवल समय पर उद्घाटन के लिए तैयार है, बल्कि तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और प्रगति उसे हासिल करने का एक मजबूत माध्यम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। आज उन्होंने वहां पर भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया और इस दौरान उन्होंने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन और लग्जमबर्ग के राष्ट्राध्यक्ष ग्रैंड ड्यूक गुइलॉम का तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने राजनीतिक, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत लग्जमबर्ग साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। A lot of our discussions therefore were about how the digital infrastructure was working in India, how the space industry has taken off. We of course have very high respect for Luxembourg's own satellite, long-standing satellite capacities, but today no meeting, no interaction is complete without some exchange of views on AI. We are hosting the AI Impact Summit in about 6 weeks from now. And there was a lot, Europe and Luxembourg have their own particular approach by which they come at AI. They were very interested to know how we looked at it, and clearly both of us in our own particular ways see it very much in a citizen-centric fashion. और अमेरिकी सेना द्वारा सप्ताहांत में वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल प्रतिबंधित तेल सौंपेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि ये तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिक्री से प्राप्त धन का नियंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रहेगा। ट्रंप के अनुसार इस राशि का उपयोग वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के लिए लाभकारी कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद रुख कर लेते हैं खेल की खबरों का। भारत के आयुष शेट्टी ने मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में आयुष ने बड़ा उलटफेर करते हुए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जी जिया को हरा दिया और आयुष ने दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी जिया को 21-12, 21-17 से मात दी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए खिलाड़ी सांस्कृतिक विविधता के बावजूद खेलो इंडिया बीच गेम्स के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 2100 से अधिक खिलाड़ी दीव पहुंचे हैं। दीव में चल रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स में जहां एक ओर खेलों की रोमांचक तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं इस मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 2100 से अधिक खिलाड़ी दीव पहुंचे हैं। सांस्कृतिक भाषाई विविधता के बाद भी खेलो इंडिया बीच गेम्स के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि इस मंच से निकले हुए खिलाड़ी देश भर में खेल, संस्कृति और आत्मीयता की मिसाल पेश करेंगे। मैं समझता हूं द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में शामिल होने वाले एथलीट्स न सिर्फ यहां की प्राकृतिक सुंदरता और क्विजीन का आनंद उठाएंगे, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से
इस संघ राज्य क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपने अपने राज्यों में यहाँ की मेहमान नवाजी और टूरिज्म पोटेंशियल को अन्य लोगों को भी परिचित कराएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक देश के कोने कोने से खिलाड़ी खेलो इंडिया बीच गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खिलाड़ियों का भी मानना है कि ये मंच खेलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा करने का मौका दे रहा है। यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा कि कल आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई मतलब मैं गोवा से हूँ, मैं आंध्रा से हूँ, मैं मतलब साउथ से हूँ, नॉर्थ से, ऐसा कोई नहीं था। सब लोग मतलब हम भारत से। आपने कल देखा होगा कि कैसा माहौल था वहाँ पे जब फंक्शन चल रहा था। सब भारतवासी, सब हम लोग एक जैसे कल ये था, माहौल था पूरा, बहुत अच्छा लगा। I will experience other player language and culture. I will experience in many states. खेलो इंडिया स्कीम के तहत आयोजित होने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच तो साबित हो रहा है, साथ ही ये मंच इन खिलाड़ियों के बीच एकता और अनुशासन की डोर को और मजबूत करने का काम कर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का मंच जमीनी स्तर पर बीच गेम्स के विकास और खिलाड़ियों को आगे ले जाने का काम तो कर ही रहा है, साथ यह मंच देश भर से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत के मैसेज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव। और बात करते हैं सिनेमा की दुनिया की। जी हां, इरफान खान सिनेमा की दुनिया का वो चमकता हीरा थे जिसकी चमक आने वाले दशकों तक भारतीय सिनेमा और टीवी की दुनिया को रोशन करती रहेगी। जी हां, 7 जनवरी 1967 को राजस्थान में जन्मे इरफान ने अपनी अदाकारी से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। अप्रैल 2020 में हिंदी सिनेमा के इस नायाब अभिनेता इरफान खान इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आपको छोड़ जाते हैं उनके फिल्मी करियर पर बनी इस खास रिपोर्ट के साथ। आप ये रिपोर्ट देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 7 जनवरी 1967 राजस्थान के टोंक में जन्मा एक लड़का जिसे न शोहरत की जल्दी थी और न हीरो बनने की हड़बड़ी, पर उसे अभिनय से मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत ने उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक बना दिया। नाम था इरफान खान। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखा। शुरुआत छोटे किरदारों से हुई, टीवी सीरियल्स, छोटे रोल्स, लेकिन हर किरदार में वो कुछ अलग छोड़ जाते थे। समकालीन सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिने जाने वाले साहबजादे इरफान अली खान उर्फ इरफान खान मुख्य रूप से बॉलीवुड में अभिनय के लिए जाने जाते थे। फिर आया वो दौर जब इरफान सिर्फ एक्टर नहीं, एक एहसास बन गए। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा कई हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। परिणाम स्वरूप इरफान भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक बन गए, विशेष रूप से वैश्विक दर्शकों के बीच। मकबूल में शेक्सपियर का भारतीय चेहरा, हासिल में राजनीति की स्याह हकीकत और पान सिंह तोमर जिसने ये साबित किया कि एक एथलीट कैसे बागी बनता है। और इरफान ने इस किरदार से राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। कला के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक इरफान ने भारत का नाम रोशन किया। स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, जुरासिक वर्ल्ड, हर फिल्म में उनकी सादगी, उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। लेकिन जिंदगी ने उनसे एक और इम्तिहान लिया। 2018 में कैंसर की खबर आई। इलाज चला, संघर्ष चला, पर इरफान का हौसला कभी नहीं टूटा। बीमारी के बाद भी वो लौटे, हिंदी मीडियम और आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम, जैसे वो कह रहे हों, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। 29 अप्रैल 2020 इरफान खान इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका सिनेमा, उनके किरदार
और उनकी खामोश अदाकारी आज भी जिंदा है। इरफान खान एक ऐसा अभिनेता जो डायलॉग से ज्यादा खामोशी से बोलता था और शायद इसलिए हमेशा दिल में उतर जाता था। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।